4 मई बुधवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। राजस्थान के जोधपुर में हिंदू मुस्लिम हिंसा, शहर में कर्फ्यू जारी, 140 से अधिक गिरफ्तार। जहां मैं इस समय खड़ी हूं, ये जलौरी गेट का वही चौराहा है जहां से हिंसा शुरू हुई। चलेंगे बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे के पास, जानेंगे क्या है हालात। श्रीलंका में संसद में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल, कृषि पर बढ़ा संकट। केमिकल युक्त खाद का भाव तेजी से बढ़ा है। 50 किलो की बोरी पहले 1800 श्रीलंकाई रुपए में बिकती थी, अब वह 32,000 रुपए में मिल रही है। और यूरोप ने रूस से तेल सप्लाई रोकने को लेकर जारी किया नया प्लान, लेकिन क्या पश्चिमी देश ऐसा कर सकने की स्थिति में है? It's clear that if European Union will ban gas, then बीबीसी समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में उसने यूक्रेन की रेल सेवा के 6 इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। रूस का दावा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए इसी रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन बातों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है, जिसमें कहा जा रहा है कि रूस 9 मई को यूक्रेन के विरुद्ध पूरी तरह से जंग छेड़ देगा। 9 मई 1945 को ही रूस ने नाजी जर्मनी पर फतह हासिल की थी, लेकिन खबरें हैं कि रूस उस दिन मैरियोपोल में विजय दिवस के समारोह का आयोजन कर सकता है। यूक्रेन की सेना के खुफिया विभाग का कहना है कि गलियों और सड़कों से मलबों, मारे गए लोगों के शवों या जो बम या मिसाइल नहीं फटे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इसी बीच गवर्नर पावलोव किरिलेंको ने कहा है कि मैरियोपोल से बसों का एक काफिला जापोरिजिया शहर की तरफ भेजा गया है। हालांकि ये साफ नहीं कि काफिले में वो नागरिक भी शामिल थे जो अज़ोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में फंसे थे। ये कारखाना आखिरी जगह है जहां यूक्रेन के लड़ाके अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी फौज का दबाव बरकरार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने पूर्वी दोनबास क्षेत्र में इज्यूम शहर के इलाके में सेना के 22 बटालियनों को तैनात किया है। दूसरी तरफ रूस का सहयोगी देश बेलारूस बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। हालांकि यूक्रेन के उत्तरी पड़ोसी देश ने कहा कि इसका मकसद फौजी वाहनों की लड़ाई में तैयारी को टेस्ट करना है, लेकिन संवाददाताओं का कहना है कि इसकी वजह से यूक्रेन में चिंता बढ़ेगी। जब रूस ने राजधानी कीव पर हमला किया था तो बताया जा रहा था कि कुछ मिसाइल बेलारूस की तरफ से छोड़े गए थे। जापान में बच्चों की तादाद साल 1950 के बाद से सबसे कम संख्या पर पहुंच गई है। जापान में गिरता जन्म दर और बढ़ते जीवन काल से राज्य का खर्च बढ़ा है, साथ ही कामगारों की कमी भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही है। बीबीसी समाचार। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:33 हुआ चाहता है। दिन भर की खबरों को समेटे आपके साथ इस वक्त बीबीसी हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर, और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा ने ईद की चांद रात और कुछ घंटों बाद फिर दूसरे दिन भी दोबारा फन उठाया, जिसके नतीजे ऐतिहासिक नगरी को सांप्रदायिक हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मोहनलाल लाठर के अनुसार शहर में कर्फ्यू जारी है और 140 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन के जमीनी स्तर पर तनाव कम करने के प्रयास आज तक बहुत सफल होते नहीं दिखे। खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बाइकआउट की वजह से शांति समिति की बैठक नहीं हो सकी। बीजेपी सदस्यों का आरोप है कि प्रशासन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है जिन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर ईद का झंडा फहराया था। राजस्थान में बाभर के आसपास में हुई यह सांप्रदायिक हिंसा की दूसरी घटना है। पहले करौली में अप्रैल की 2 तारीख को हिंसा हुई थी और अब जोधपुर। बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे जोधपुर के दंगाग्रस्त क्षेत्र में पिछले चंद घंटों से दौरा कर रही हैं। कीर्ति, ये बताइए कि शहर में कर्फ्यू की बात राज्य पुलिस महानिदेशक ने कही है,
किस तरह की फिजा है उन इलाकों में जहां परसों और कल हिंसा हुई। इस वक्त कीर्ति दुबे से हेलो क्या कीर्ति, ये बताइए कि राज्य पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि कर्फ्यू जारी है, आप इस वक्त उस इलाके में मौजूद हैं, किस तरह की फिजा है उन इलाकों में जहां परसों और कल हिंसा हुई। जब हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से आज दोपहर में, तो एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत हलचल आपको दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप शहर के अंदर आते जाते हैं आपको नजर आता है कि शहर के हालात जो है वो कितने तनावपूर्ण हैं, क्योंकि हर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। हर रास्ते जो है वो जितने रास्ते शहर की ओर जाते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और आप सारा ट्रैफिक या फिर जो भी आने वाली गाड़ियां उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो रास्ते हैं वहाँ पे जो भी गाड़ियां आ रही है उससे उतर के जो भी बैठा है गाड़ी के अंदर उसे अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। खासकर मीडिया की गाड़ी को अपनी गाड़ी का अपना आईडी प्रूफ दिखा करके बताना पड़ा है कि वो फला मीडिया संस्थान से है, उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया जाए। आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल ही रुकी हुई है। हम लोग जलौरी गेट के इलाके में पहुंचे थे, जहाँ जो लोकल है जो उस इलाके में रह रहे हैं उन्हें भी आईडी दिखाना पड़ा है अगर वो किसी वजहों से किसी जरूरत से अगर वो बाहर गए हैं। तो हालात ऐसे हैं कि जो इमरजेंसी नेसेसिटी की चीजें जैसे मेडिकल की दुकानें वो भी बंद है और चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पुलिस के लोग और जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं वो लोग दिखते हैं, लेकिन आम लोग कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये पूरे शहर का हाल है। कीर्ति, ये बताइए कि एक माह के दौरान ही 2 हिंसा की इस तरह की वारदात कांग्रेस की जो अशोक गहलोत की सरकार है एक तरह से मुश्किल में दिख रही है। और दूसरा सवाल साथ साथ ये भी कि खरगोन और जो दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर बताया गया कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है वहाँ। ये बताइए कि वहाँ भी इस तरह के कुछ इल्जामात लग रहे हैं। हाँ, विपक्ष जो है वो इस बात के इल्जाम लगा रहा है कि गहलोत सरकार जो है वो एक समुदाय विशेष के लिए, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए उसका रवैया जो है वो ढीला है, वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अभी जो अब से थोड़ी देर पहले जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो लिस्ट सामने आई है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें अधिकतर गिरफ्तारियां मुसलमानों की हुई हैं और 8 से 9 गिरफ्तारियां जो है वो हिंदू समाज से आने वालों की हुई है। तो ऐसे में जो कुछ हलकों में ये बात जरूर हमें सुनने को मिली है कि ये इल्जाम लग रहा है राजस्थान सरकार पे कि उनकी जो कार्रवाई है, जो एक्शन लिया जा रहा है वो पक्षपातपूर्ण है, लेकिन इसके बहुत ठोस अभी हमें जो है वो सबूत नहीं दिखाई दे रहे इस दावे के। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कीर्ति दुबे। आप सुरक्षित रहें वहां। और अब रुख करते हैं श्रीलंका का। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की सरकार के विरुद्ध संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन दाखिल किया है। देश में बदहाल अर्थव्यवस्था के चलते पहले ही राजपक्षे परिवार के कई ताकतवर मंत्रियों को सरकार से अलग होना पड़ा। देश में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मांग उठ रही है कि प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दें। चौतरफा आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पर्यटन के साथ साथ एक और क्षेत्र जो पूरी तरह प्रभावित हुआ है वो है खेतीबाड़ी या कृषि। सरकार की नेचुरल खाद नीति और ईंधन की कमी के चलते मुल्क में खाद्य सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मोदी थरन काशी विश्वनाथन की रिपोर्ट। श्रीलंका का मुलई थीव जिला जिसने गृह युद्ध का दंश झेला है, अब यहाँ के लोगों का जोर कृषि पर है। सिवा गनाना सुंदरम के पास 5 एकड़ जमीन है और वे कड़ी मेहनत कर इस पर खेती करते हैं। वे अपने दम पर ये काम पूरे जोश से करते हैं, लेकिन अब वे थका हुआ महसूस करते हैं, कारण सरकार की नई खाद नीति। सरकार ने हमें कहा कि हम प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करें और ये भी कहा कि सिंथेटिक खाद नहीं दी जाएगी। हमने वही किया, लेकिन अब हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्राकृतिक खाद से निकले बीज वीड या शैवाल की तरह निकलते हैं। राजपक्षे की सरकार ने साल 2021 में कहा था कि वे रासायनिक खाद का आयात नहीं करेगी और किसानों से सिर्फ नेचुरल खाद का उपयोग करने के लिए कहा गया। इसकी वजह से चाय, तंबाकू और सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ा। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। शिवालिंगम एक किसान है। वह कहते हैं,
2020-21 में हमें खेती के बाद धान के 25 से 30 बैग मिले। इस बार 5 से 10 बोरियां तक नहीं निकली। नेचुरल खाद इसका सबसे बड़ा कारण है। यूरिया के बिना खेती मुमकिन ही नहीं। पैदावार में आई गिरावट से कृषि संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका में जीडीपी का 7% हिस्सा कृषि से आता है। DS तुलसीराम कृषि विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं, बाजार में खाद की किल्लत है, इसलिए किसान अपनी फसल के लिए सही समय पर खाद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पैदावार 70% गिर चुकी है। हालांकि प्राकृतिक खाद नीति को काफी हद तक हटा दिया गया है, लेकिन केमिकल युक्त खाद का भाव तेजी से बढ़ा है। 50 किलो की बोरी पहले 1800 श्रीलंकाई रुपए में बिकती थी, अब वह 32,000 रुपए में मिल रही है। ये संकट सिर्फ खाद तक सीमित नहीं है, इसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा है। पैदावार कम हो रही है और ईंधन की कमी से पैदावार की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए श्रीलंका आयात पर भी निर्भर है, लेकिन यूक्रेन रूस संकट और डॉलर की कमी के चलते आयात पर भी बुरा असर पड़ा है। इससे श्रीलंका की खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुरलीधरन काशी विश्वनाथन की रिपोर्ट सुना रहे थे ब्रजेश मिश्र। इसी बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने कहा है कि देश के पास इस्तेमाल करने लायक महज $5 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है। उनका कहना था कि देश को पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाना चाहिए था। It was a kind of a fact that we did not have the money and we had to declare a moratorium. ये फैक्ट है कि हमारे पास धन नहीं है, इसलिए हमें मॉरिटोरियम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम कर्ज देने वालों से विमर्श करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। श्रीलंका 6 से 12 महीनों के बीच कर्ज का भुगतान करने लगेगा। Pray that it is as soon as possible, probably 6 months, 1 year down the line. We have to increase the taxes. We need to find a way to bridge the. हमें टैक्स बढ़ाने होंगे। हमें आमदनी और खर्च के बीच का फासला कम करना होगा। हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे। लोग परेशान हो रहे हैं और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। ये एक आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट की वजह से राजनीतिक संकट हुआ है। राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ है। इससे निपटने के लिए हमें इकोनॉमिक रिकवरी की योजना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारी या विपक्ष कोई भी इसकी योजना नहीं बता रहा है। अभी महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक रिकवरी की योजना बनाना और उस पर फौरन काम करना। ये इंटरव्यू अंग्रेजी में था, इसलिए आप उसका अनुवाद सुन रहे थे। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी और उनसे बात की थी BBC संवाददाता अर्चना शुक्ला ने। और आगे बढ़ने से पहले कुछ फेसबुक और यूट्यूब संदेश पढ़ता चलता हूँ। सुरेंद्र सिंह और पंकज कुमार दोनों के सवाल एक तरह के ही हैं। आखिर मजहब के लिए हिंसा कहाँ तक जायज़ है? हीरालाल राय कहते हैं कि नेताओं द्वारा जोधपुर में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश चल रही है, ये उनका मानना है। जयवीर सिंह परिवर्तनवादी कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं उनको कुचलना बेहद ज़रूरी है। और आखिरकार DK परमार मार्क्स की एक पुरानी बात को दोहराते हैं कि धर्म जो है वो अफीम है। ये आज भी सच है। वैज्ञानिक सोच और टेक्नोलॉजी में यकीन रखना चाहिए और धर्मांधता से दूरी बनाए रखना चाहिए। यही देश हित में है। यूरोपीय संघ ने रूस से तेल के आयात को पूरी तरह रोकने को लेकर नई योजना लागू की है। यह रूस के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस योजना को सदस्य देशों की स्वीकृति अभी मिलनी है। हंगरी ने कहा है कि उसे अभी भी नहीं मालूम कि रूस के कच्चे तेल के बिना काम कैसे चलेगा। यूरोप के कई देश, जहां तक कि बड़े देश जैसे जर्मनी का भी सवाल है, वो अपनी ऊर्जा और दूसरी ज़रूरतों के लिए रूस की गैस पर निर्भर हैं। यूक्रेन की जंग के बाद से ही ये बात उठने लगी है कि जो रूस से गैस खरीद रहे हैं वो रूसी सैन्य अभियान की मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप इस हालात में है या इस स्थिति में है कि वो रूस से गैस लेना बंद कर सके? दुनिया जहान में आज चर्चा इसी बात पर। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। BBC पड़ताल दुनिया की।
दुनिया भर में चर्चित पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 रूस और जर्मनी को जोड़ने वाली ये कड़ी बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरती है। इसे कभी जर्मनी और रूस के बीच भरोसे का प्रतीक माना गया। रूस की गैस से यूरोप के बड़े हिस्से में बिजली बनाई जाती है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोप रूस की तरफ से मुंह फेर लेना चाहता है। तमाम देशों का इरादा इस गैस खरीद पर रोक लगाने का है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि क्या यूरोप रूस से गैस खरीदना बंद करने की स्थिति में है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, किसकी जरूरत है बड़ी। रूस की गैस से यूरोप का लव अफेयर पुराना है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ शीत युद्ध के घेरे में था और पश्चिमी देशों के साथ कारोबारी रिश्ते ठंडे थे। इस बीच साइबेरिया में तेल और गैस का बड़ा भंडार मिलने से सोवियत संघ की ताकत बढ़ गई। अब मॉस्को के हाथ एक ऐसी चीज थी जिसे पश्चिमी यूरोप खरीदने को बेताब था। लेकिन सवाल यह था कि इस गैस को पाइपलाइन के सहारे बाजार तक पहुंचाने का खर्च कौन उठाएगा। इसका हल रूस और जर्मनी ने मिलकर निकाला। इस बड़े निवेश के लिए जर्मनी के स्टील उत्पादकों ने बैंक से पैसे लिए और संसाधन मुहैया कराए। रूस ने गैस बेचकर निवेश के लिए धन मुहैया कराया। ये हैं हमारे पहले एक्सपर्ट गियोर्ग एडमन। वो बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 23 साल तक प्रोफेसर रहे। उनकी राय में यूरोप के लिए रूस से गैस लेना फायदे का सौदा था। रूस की गैस सस्ती थी। नॉर्वे की गैस हो या फिर लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG, दोनों कहीं ज्यादा महंगी थी। लेकिन अमेरिका को यह बात खटकने लगी। यूरोपीय देशों के सोवियत संघ से गैस खरीदने का अमेरिका ने हमेशा विरोध किया। अमेरिका और यूरोप के बीच विवाद भी हुए। इसके बाद यूरोप और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत ये सहमति बनी कि यूरोप रूस से सिर्फ 40% गैस खरीदेगा। रूस पश्चिम यूरोप को कितनी गैस बेच सकता है, इसकी सीमा भले ही तय कर दी गई, लेकिन इससे मिलने वाली रकम सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनी रही। सोवियत संघ के बिखराव की महत्वपूर्ण वजहों में से एक 1980 के दशक में गैस की कीमतों में हुई गिरावट को भी बताया जाता है। आज भी रूस की अर्थव्यवस्था में 1/4 योगदान इसके तेल और गैस उद्योग का है। लेकिन अगर यूरोपीय संघ का ये आकलन है कि आर्थिक तौर पर मजबूत बने रहने के लिए रूस को गैस बेचते रहने की जरूरत है, तो यूक्रेन पर हमला साबित करता है कि रूस इस मामले में अलग सोच रखता है। लेकिन गियोर्ग मानते हैं कि आगे ज्यादा नुकसान रूस को हो सकता है। ये साफ है कि अगर यूरोपीय यूनियन गैस पर पाबंदी लगाता है तो रूस को लंबे समय तक मुश्किल का सामना करना होगा। ये भी सही है कि पाबंदी लगाने के कुछ दिन बाद तक यूरोप को भी दिक्कत होगी, लेकिन ये दिक्कत 2 या 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। यूरोप ने अभी रूस की गैस पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन इस पर निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर भी एक संभावित बड़े ग्राहक चीन पर है, लेकिन दिक्कत वहां तक गैस ले जाने की है। यूरोप 1 खरब 80 अरब क्यूबिक मीटर के करीब गैस रूस से आयात करता है। ज्यादातर गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। चीन इसका छठा हिस्सा ही लेता है। अगर यूरोप रूस से गैस खरीदना बंद कर देता है तो चीन अपने आप वहां नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि वहां पाइपलाइन नहीं है। इसके लिए आपको पाइपलाइन बिछानी होगी। रूस से चीन के लिए जो पहली पाइपलाइन बिछाई गई थी उसकी कीमत $50 अरब थी। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 की कीमत से 5 गुना थी। गियोर्ग कहते हैं कि चीन शायद ही दूसरी पाइपलाइन में इतना निवेश करेगा। यूक्रेन पर हमले से जाहिर है कि रूस खुद को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बांध कर नहीं चलता है और उसे विश्वसनीय साझेदार के तौर पर नहीं देखा जाता। गियोर्ग कहते हैं कि ऐसे साझेदार पर $50 अरब के निवेश का जोखिम शायद ही कोई बैंक लेना चाहे। यानी अभी यूरोप के हाथ में कई अहम पत्ते दिखते हैं, लेकिन क्या इसके मायने ये हैं कि यूरोप रूस की गैस के बिना रह सकता है? पार्ट 2, क्या है रास्ते।
Russia is probably getting somewhere between 800 million. यूरोप को ऊर्जा निर्यात करने से रूस को हर दिन करीब 80 करोड़ से लेकर 1 अरब डॉलर तक की कमाई होती है। इसे लेकर जो असहज स्थिति बनती है वो समझी जा सकती है। कहें तो यूरोप पुतिन की जंग के लिए रकम दे रहा है। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट जोनाथन एलकाइंड। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया और यूरोप का सामना एक ऐसे सच से हुआ जो उसे मुश्किल में डाल रहा था। यूरोप को लगा कि गैस खरीद कर वो जो पैसे दे रहा है, रूस उसका इस्तेमाल सैन्य अभियान पर कर रहा है। If in fact Europe ceased to take रूस से नेचुरल गैस और तेल लेना बंद करने पर यूरोप को एक बड़ा आर्थिक झटका महसूस होगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई ऐसा कदम उठाने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन हमारे सामने सामान्य स्थितियां नहीं हैं। अभी यूक्रेन से हमारे सामने हर दिन रूस के सैनिकों की क्रूरता के सबूत सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि तमाम मानकों को परे रख दिया जाना चाहिए। जोनाथन की राय है कि यूरोपियन यूनियन रूस की गैस खरीदना बंद कर सकती है, लेकिन इसके लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय जरूरी है। मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देश रूस की गैस पर 80 से लेकर 100% तक निर्भर हैं। जर्मनी आने वाली कुल गैस में से 1/3 रूस से आती है और बड़े आर्थिक हित इससे जुड़े हुए हैं। If you look at the employment in अगर आप नेचुरल गैस पर निर्भर जर्मनी के 2 उद्योगों में काम करने वालों की संख्या देखें तो पाएंगे कि केमिकल और मेटल उद्योग में 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर जर्मनी में गैस की सप्लाई सवालों के घेरे में आई और ये उद्योग काम बंद करने पर मजबूर हुए तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर और दूरगामी असर होगा। इसके बावजूद जर्मनी ने ऊर्जा हासिल करने के दूसरे तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया है। इसमें पुराने वादों से मुकरने की संभावना भी शामिल है। 1 दशक पहले जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद जर्मनी ने इरादा बनाया था कि वो परमाणु ऊर्जा से किनारा कर लेगा। जर्मनी में कोयले का भंडार तैयार करने पर चर्चा चल रही है। 3 बचे हुए परमाणु पावर प्लांट का भविष्य ज्यादा बड़ी दिक्कत की वजह है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इस साल के आखिर में उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन क्या तय कार्यक्रम के मुताबिक ऐसा किया जाएगा ये आगे पता चलेगा। लेकिन हम अभी सामान्य परिस्थिति में नहीं जी रहे हैं। कंपनियां, सरकार और आम नागरिक कुछ वक्त पहले अलग तरह से लिए गए फैसलों के बारे में बहुत अलग तरह से सोच रहे हैं। यूरोपीय देशों के सामने चुनौतियां और भी हैं। मार्च में रूस ने ये दबाव बनाना शुरू किया कि गैस का पेमेंट यूरो या डॉलर के बजाय रूबल में किया जाए। इससे रूस की मुद्रा को मजबूती मिलेगी और पाबंदियों के असर से उबरने में भी मदद मिलेगी। रूस की गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होता है, जिसका विकल्प परमाणु ऊर्जा या फिर कोयले में तलाशा जा सकता है। लेकिन घरों को गर्म करने और केमिकल प्रोसेसिंग के लिए भी गैस लगती है। ऐसे में यूरोप के लिए गैस जरूरी है, और ऐसी गैस जो पाइपलाइन के जरिए वहां तक पहुंच जाए। पार्ट 3 LNG कितनी कारगर। आज कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें यूरोप आजमा सकता है और कोई भी देश ये बहाना नहीं बना सकता कि वो रूस से गैस आयात कम नहीं कर सकता। हमारी तीसरी एक्सपर्ट एग्निया ग्रीगस वॉशिंगटन से हैं और एनर्जी एंड पॉलिटिकल रिस्क एक्सपर्ट हैं। एग्निया मानती है कि यूरोप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का बड़ा रोल हो सकता है। यूरोप के देशों की पहुंच अल्जीरिया की पाइपलाइन और अजरबैजान के साधन कॉरिडोर तक हो सकती है। पोलैंड एक नई पाइपलाइन बना रहा है। नॉर्वे से आ रही बाल्टिक पाइपलाइन के अलावा एक पाइपलाइन लीबिया की भी है। जिन देशों के पास इन पाइपलाइन तक सीधी पहुंच नहीं है, उन्हें इस बात का फायदा मिल सकता है कि यूरोप ने बीते दशक के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है और यूरोप के ज्यादातर देशों के बीच आपसी संपर्क अच्छा है। वो अपने पड़ोसी देश से गैस हासिल कर सकते हैं। ऐसी गैस ले जाने के लिए एक विकल्प ये भी है कि उसे इतना ठंडा किया जाए कि वो लिक्विड यानी तरल रूप में आ जाए। इसके बाद इसे समुद्र के रास्ते जहाज से भेजा जा सकता है। एग्निया कहते हैं कि LNG का बाजार बढ़ रहा है।
यूरोप के देश इसे अमेरिका, कतर और नॉर्वे से खरीद रहे हैं। एलएनजी की खूबियां हैं, लेकिन इससे जुड़ी दिक्कतें भी हैं। So LNG imports does require considerable infrastructure. LNG आयात करने के लिए एक आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है। इसमें करीब 1 अरब या उससे ज्यादा लागत आ सकती है। इसे बनाने में कई साल का वक्त लग सकता है। छोटे देश जिनके पास बजट कम है और वक्त की भी कमी है, वो पानी में तैरते जहाजों को टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कीमत कम हो जाएगी और इन्हें चालू करने में भी वक्त कम लगेगा। एग्निया बताती हैं कि यूरोप के पास एलएनजी आयात की अभी जो क्षमता है, उससे 40% जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन क्या एलएनजी महंगी है? So it has proven to be not more expensive because it has proven to be incredibly. ये ज्यादा महंगी साबित नहीं हुई है। दुनिया और यूरोप के बाजार में इसके दाम प्रतिस्पर्धी हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका की आधी एलएनजी यूरोप जाती है। इससे साबित होता है कि दाम माकूल होने की वजह से वहाँ बाजार में इसकी मांग भी है। एग्निया कहती हैं कि एलएनजी का अभी ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ मांग क्षमता से ज्यादा हो, लेकिन इन बातों से जुड़े राजनीतिक और आर्थिक हित भी हैं। पार्ट 4, राजनीतिक कीमत क्या होगी? If you look at it from a purely economic perspective, from a price perspective, अगर आप सिर्फ आर्थिक यानी कीमत के नजरिए से देखें तो रूस की प्राकृतिक गैस के लिए आकर्षण बना रहेगा। हमारी चौथी एक्सपर्ट हैं मार्गरीटा बामासेडी। वो हार्वर्ड यूक्रेनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट हैं। उनकी राय में ऊर्जा से जुड़ी कूटनीति में दाम से कई बातें तय होती हैं। रूस से गैस लेना बंद करने के मुद्दे पर जब यूरोप के देश मंत्रणा करेंगे तो पैसे से जुड़े सवाल की बड़ी अहमियत होगी। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जर्मनी ये सोच रहा है कि क्या अपने बचे हुए परमाणु पावर प्लांट की अवधि को बढ़ाया जाए। मार्गरीटा कहती है कि ये एक अहम आर्थिक फैसला होगा। You cannot kind of revive a nuclear power plant. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक परमाणु पावर प्लांट दोबारा शुरू करें और फिर 6 महीने में उसे बंद कर दें। आर्थिक तौर पर ये कोई समझदारी की बात नहीं है। या तो इस तरह का कोई करार हो कि ये प्लांट अगले 20 से 30 साल तक इस्तेमाल में आएंगे, या फिर उसमें लगाई जाने वाली लागत को लेकर मुआवजे के लिए स्पष्ट खाका तैयार किया जाना चाहिए। रूस की गैस पर निर्भरता खत्म करने के लिए यूरोप जो कोशिशें कर रहा है, उसका एक सिरा ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के काम में तेजी लाने के प्रयासों से जुड़ता है। मार्गरीटा कहती हैं कि अभी लक्ष्य है कि साल 2030 तक जीवाश्म ईंधन की खपत को 3% घटाया जाए। इसकी रफ्तार बढ़ानी होगी। वो कहती हैं कि ग्राहकों को ज्यादा दाम चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। सरकार को तय करना होगा कि ऊर्जा के घरेलू इस्तेमाल पर किस तरह सब्सिडी दी जाए और लोगों को ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। लेकिन नेचुरल गैस सिर्फ ऊर्जा की जरूरतों में इस्तेमाल नहीं होती है, ये कई रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी जरूरी है। There are different types of fertilizers. Some of them use natural gas for. खाद कई तरह की होती हैं। इनमें से कुछ में नेचुरल गैस ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होती है तो कुछ में नाइट्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम अब तक इसका विकल्प नहीं खोज पाए हैं। अगर एक बार फिर उसी सवाल पर लौटें कि क्या यूरोप रूस से गैस खरीदना बंद कर सकता है, तो जो जवाब सामने आता है वो है हाँ। लेकिन ऐसा कितनी जल्दी हो सकता है और उसकी कीमत क्या होगी, इसे लेकर राय अलग अलग है। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। मार्गरीटा ये भी कहती हैं कि तमाम देशों के लिए अपने वोटरों को समझा पाना भी आसान नहीं होगा। If the political backlash and the impact on consumers. अगर राजनीतिक जोखिम और ग्राहकों पर होने वाले असर को स्मार्ट तरीके से संभाल लिया जाए तो रूस की गैस पर निर्भरता खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर घरेलू इस्तेमाल की कीमतें नहीं संभाली जा सकी तो इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। मैं इसे लेकर चिंतित हूँ। इस चिंता के समाधान में ही इस सवाल का जवाब भी छुपा है कि क्या यूरोप रूस की गैस से अपने पुराने लव अफेयर में ब्रेकअप कर पाएगा या नहीं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और गर्मी की तपिश भी। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। नमस्कार।